तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 फ्री बैच। ठीक है, आपको पता है आपका एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 में कैसे सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जिनमें हम कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको बताएंगे, चाहे वो गणित के सवाल हों, चाहे वो बाल विकास के सवाल हों, जिनको आप देखते ही क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगी। ज़्यादा सोचने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप जितना समय बचा लेंगे उतना जो कठिन सवाल आते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि 20% सवाल आपको कठिन वहाँ पर मिलेंगे। तो इन प्रश्नों के लिए समय बच जाएगा आपका। कैसे ऐसे गणित के सवालों को हम देखते ही उड़ाने वाले हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए, आपके एग्जाम में बाल विकास 30 नंबर का आएगा, ईवीएस 30 नंबर का आएगा, हिंदी भाषा 30 नंबर की, अंग्रेजी भाषा 30 नंबर की, गणित 30 और संस्कृत 30। अंग्रेजी और संस्कृत में से आप एक ले सकते हैं। इस तरह आपका 150 नंबर का पूरा पेपर आएगा। और ये पूरे पेपर के सिलेबस के बारे में हम आपको कभी बाद में बता देंगे। फिलहाल आज हम प्रीवियस ईयर और लेटेस्ट पैटर्न पर जो भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी लेटेस्ट में जो आपका एग्जाम हुआ है वो आपका वर्ग 2 का प्री एग्जाम जो हुआ था, जो कि आपके वर्ग 3 से मिलता जुलता एग्जाम वही होगा। ठीक है, जो लेटेस्ट आपका हुआ है, तो उन्हीं लेटेस्ट प्रश्नों को हम उठाएंगे, जिससे कि आपको ये लग सके कि हाँ भाई, वर्ग 2 के प्री एग्जाम में ये लेवल आया था, तो इससे लो लेवल ही आपका वर्ग 3 के प्री एग्जाम में आने वाला है, यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपका आने वाला है। तो इस तरह के प्रश्नों की आप तैयारी कर लेंगे तो आप आराम से जो प्राथमिक शिक्षक आपका आने वाला है उसको आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपकी ये क्लास आने वाली है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना सहयोग करते हैं, कितना शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। अच्छे खासे व्यूज़ आते रहेंगे तो हम लगातार क्लास आपको पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अपना हिंदी से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और ये सारे प्रश्न वही हैं जो आपके एग्जाम एमपी टेट वर्ग 2 प्री एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अगले वाले में हम आपका वर्ग 1 वाला भी उठाएंगे। वर्ग 1 वाला वैसे आपके लिए ज़्यादा जरूरी है नहीं, लेकिन फिर भी हम कुछ प्रश्नों को लेंगे। चलिए हिंदी से शुरुआत करते हैं। 10-10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। पर्टिकुलर जो वीडियो है इसमें 10 प्रश्न आपको हिंदी के और 10 प्रश्न आपको मैथ के देखने को मिलेंगे। एक तरह से डेमो वीडियो है। अब आपका इस पर जो रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से अगला जो वीडियो आएगा उसमें 50 प्रश्न रहेंगे हर सब्जेक्ट के। ठीक है, तो चलिए अब पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, नाटक पढ़ाते समय कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न गलत होते हैं वो ऐसे ही प्रश्न गलत होते हैं। लोग इसमें नहीं शब्द को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है ना, और पहला ही ऑप्शन लगा करके चले आते हैं। इसमें पूछा है कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन देखिए, सस्वर पढ़ना, बच्चों से पात्रों का संवाद बुलवाना, बच्चों से नाटक का मंचन करवाना, या फिर उपयुक्त पात्र का चुनना। इनमें से पूछा है कि कौन सा उपयुक्त नहीं है, कौन सा जरूरी नहीं है। चलिए आंसर देख लेते हैं, फिर पूरा एक्सप्लेनेशन आपको करते हैं। देखिए, सही आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि सस और पढ़ना। अब जो नाटक होता है तो नाटक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। कविता आप पढ़ सकते हैं, कहानी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन नाटक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो नाटक को सस और पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही आपका उपयुक्त नहीं हो जाएगा। और नहीं आपसे पूछा है। अब क्या क्या आवश्यकता होती है नाटक को पढ़ने के लिए। तो नाटक को अगर मतलब नाटक को करने के लिए, तो नाटक के लिए बच्चों से पात्रों के संवाद बुलवाना कि भाई तुम बीरबल हो, चलो बीरबल वाला संवाद जो है वो बोल करके बताओ। तो बोलेगा भैया जहां पनाह इस सवाल का जवाब ये है। तो मतलब आपको उसको बीरबल ही बना देना है, तो उसके संवाद आपको बुलवाने पड़ेंगे। अकबर से अकबर के संवाद बुलवाने पड़ेंगे, यानी संवाद का बुलवाना आवश्यक है। बच्चों से नाटक का मंचन करवाना, बिल्कुल मंचन करवाना पड़ेगा। एक मंच का निर्माण कीजिए, बच्चों से कहिए आप लोग यहाँ पर मंचन कीजिए, रिहर्सल कीजिए। इस तरह से नाटक जो है आपका संपन्न हो जाएगा। उपयुक्त पात्र का चुनना, उपयुक्त पात्र का चुनना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है भैया एकदम मान लीजिए आप राजा अकबर को चुन रहे हैं और एकदम ऐसे मरियल सा एक कोई पात्र चुन लिया जो कि राजा अकबर के उसमें फिट ही नहीं बैठ रहा है। तो उपयुक्त पात्र का चुनना भी आवश्यक है। यानी कि ये तीनों तो आवश्यक है नाटक के लिए, लेकिन सस्वर पढ़ा नहीं जाता है नाटक, और नहीं आपसे पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नाटक ये तो वही रिपीट हो गया, इसको छोड़िए, दो बार रिपीट हो गया। ठीक है, इसका वही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, कविता पाठ करने से विद्यार्थी की किस अभिव्यक्ति का विकास होता है। कौन सी ऐसी अभिव्यक्ति है जो कविता पाठ करने से जिसका विकास होता है। मौखिक अभिव्यक्ति, आतंककारी अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, या फिर सभ्य अभिव्यक्ति। चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कविता पाठ करने के लिए बोल रहा है। अब कविता आप पढ़ेंगे तो आप किससे, मौखिक ही तो पढ़ेंगे।
मतलब मुँह से ही तो पढ़ कर के सुनाएँगे, तो आपकी किस अभिव्यक्ति का जो है विकास होगा? तो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। आतंककारी कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है, लिखित अभिव्यक्ति होती है। जब आप कोई पत्र वगैरह लिखते हैं, तो उससे आपकी लिखित अभिव्यक्ति का विकास होता है, ठीक है? और सभ्य अभिव्यक्ति होती है, जब आप कहीं अपने समाज में बातचीत करते हैं, तब सभ्य अभिव्यक्ति का वर्णन होता है कि आपकी अभिव्यक्ति कैसी है, सभ्य है, सही अच्छे से बात कर रहा है तो सभ्य है, गलत बात कर रहा है तो असभ्य है। लेकिन क्योंकि कविता की बात हो रही है, कविता पाठ करने की बात हो रही है, तो आपके मौखिक अभिव्यक्ति का विकास यहाँ पर होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है? अभी जब मैथ वाले प्रश्नों में स्क्रीनशॉट आपको दिखाएंगे, जहां पर आपके प्रश्न की आईडी भी लिखी होगी, तो आपको विश्वास हो जाएगा हाँ ये सारे प्रश्न जो है वो पेपर वाले ही हैं, ठीक है? देखिए, बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन कौन सा है? माने सबसे अच्छा साधन कौन सा है विचार विनिमय का? हिंदी भाषा, विदेशी भाषा, देसी भाषा या फिर मातृभाषा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मातृभाषा जो है वो सबसे श्रेष्ठ भाषा होती है किसी भी बच्चे के लिए। बच्चा सबसे पहले अपनी भाषा कहाँ से सीखता है? माता से ही सीखता है। तो उसके लिए अगर विचार विनिमय करना, यानी उसको अगर बताना है कि हमें भूख लगी है, तो कैसे बताएगा? अपनी मातृभाषा में ही बताएगा, ठीक है? अब उसको हिंदी भाषा और विदेशी भाषा, देसी भाषा, ये स्कूल में जाकर के पता चलेगी हाँ भाई ये हिंदी भाषा होती है, और कई कई बच्चे अतिरिक्त भाषा लेते हैं, फ्रेंच लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, तो वो विदेशी भाषा होती है। लेकिन अगर अपनी कोई बात बताना है उसको घर पर, तो कैसे बताएगा? अपनी मातृभाषा में बताएगा। और मातृभाषा में आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, मातृभाषा से रिलेटेड प्रश्न जरूर आते हैं। अगला देखिए। देखिए, निम्न में से गद्य शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है केवल स्पष्टीकरण, केवल प्रवचन, केवल उद्घोषण या फिर उपरोक्त तीनों। अब आपके लिए एक ट्रिक बता दें, कहीं पर भी आपको अगर केवल शब्द लगा दिख जाए तो वो गलत हो जाएगा। कहीं पर, चाहे बाल विकास में चाहे हिंदी में, कहीं पर भी केवल शब्द लिखा दिख जाए तो वो ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, नेगेटिव टैग होते हैं। किसी दिन टैग की क्लास भी हम ले लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप टैग देखते ही प्रश्नों को, जो है आपके ऑप्शन होंगे, उनको एलिमिनेट करना चालू कर देंगे। तो केवल शब्द कहीं पर दिखे, मान लीजिए गलत है। लेकिन इन तीनों केवल को मिला करके अगर ऑप्शन कोई दिया गया है, यानी कि उपरोक्त तीनों दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? यानी कि केवल हो तो गलत है, लेकिन इन तीनों को मिला करके अगर कोई अन्य ऑप्शन दिया है, यानी कि उपरोक्त तीनों सही हैं, तो आपका सही हो जाएगा। तो इसमें बोला गया है कि गद्य शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? तो गद्य शिक्षण यानी कि अगर कोई पाठ आपको पढ़ना है तो ये तीनों विधि आपके पास में होनी चाहिए। यानी स्पष्टीकरण विधि भी होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से आप समझा सकें, प्रवचन विधि होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ करके समझा सकें, और उद्घोषण विधि यानी कि आप बोलें जिससे कि लोगों को समझ में आए, आपकी स्वर जो है वो ऊंचा होना चाहिए। तो ये तीनों विधि आपकी होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ये आपका बाल विकास का प्रश्न हो जाएगा, यानी हिंदी की पेडागोजी हो जाएगा। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या फिर उपरोक्त तीनों? तो ये तीनों ऐसे कारक हैं जो वृद्धि को, जो कोई भी बालक हो उसकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण अच्छा मिलेगा तो वृद्धि तेजी से होगी। कहीं पर मान लीजिए ज़्यादा धूल धक्कड़ है और मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, तो वहाँ पर विकास नहीं हो पाता है, मानसिक विकास दिक्कत करता है। स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, तभी लंबाई बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी। स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, कभी बुखार उखार कम हो, जुकाम वुखाम नहीं होगा, तो बच्चों का विकास अच्छा होगा। और वृद्धि से ही आपसे रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है। आहार तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। सारे विटामिन, सारे मिनरल मिलते रहेंगे तो बच्चों का चहुमुखी विकास होगा, लंबाई बढ़ेगी और आपका जो है मोटाई बढ़ेगी, हर चीज़ मतलब वृद्धि होगी अगर आहार होगा। यानी कि ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं बच्चे के विकास के लिए, बच्चे के वृद्धि के लिए। और वृद्धि का भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, गौर से पढ़िएगा, निम्न में से क्या उपचारात्मक भाषा शिक्षण हेतु एक समस्या नहीं है? ध्यान से पढ़ना, नहीं शब्द लगा हुआ है, यानी कि नेगेटिव आपको ढूंढना है, ठीक है? कौन सा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है सीमा का कक्षा में शिक्षण के दौरान ध्यान से ना सुनना। ये नेगेटिव बात है, ठीक है? और ये नहीं बात लिखा हुआ है। अगला देखिए, संजय का पाठ्य पुस्तक को प्रवाहपूर्ण तरीके से पढ़ना, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है? और ऊपर वाला नेगेटिव था। अगला देखिए, नीलम का पढ़ते समय वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का प्रयोग करना, यानी वो वर्तनी की अशुद्धि का प्रयोग कर रही, तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। रोहन का कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान ध्यानपूर्वक ना सुनना या फिर ध्यान ना देना, तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? तो 3 ऑप्शन आपके नेगेटिव हैं, एक आपका पॉजिटिव है, यानी कि बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इनमें प्रॉब्लम कौन सा क्रिएट नहीं करेगा? तो संजय अगर पाठ्य पुस्तक को प्रवाहपूर्ण तरीके से पढ़ेगा तो ये उपचारात्मक भाषा शिक्षण में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो प्रवाहपूर्ण तरीके से पढ़ रहा है, ठीक है? चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 है,
भाषा की पाठ्यपुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी कि अगर आप कोई किताब मान लीजिए लिख रहे हैं या किताब खरीद रहे हैं, तो पाठों का चुनाव करते समय क्या सबसे ज़्यादा आवश्यक आपके लिए होगा? पाठों की संख्या, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएँ, ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सकें, ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हों। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए सही आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सकें। अब ये भी आप देखिए पॉजिटिव सेंस दे रहा है, साथी बने, दोस्त बने, तो ये आपका पॉजिटिव सेंस देगा, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाठों की संख्या, अब पाठों की संख्या मायने नहीं रखती है, 2 पाठ करें या 4 पाठ उसमें लिखें या 20 पाठ लिख दें, अगर वो बच्चों की समझ में नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंस देगा। प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि प्रसिद्ध लेखकों की ही रचनाएं उसमें होना चाहिए, उसमें कहानियां भी हों, उसमें कविताएं भी हों, उसमें अच्छे अच्छे पाठ संग्रह हों, तो जरूरी नहीं है कि लेखकों की ही रचनाएं होना चाहिए, तो ये भी नेगेटिव सेंस देगा। ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त होती है तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। अब अलंकारिक भाषा, आप किसी कक्षा 1 के बच्चे को अलंकारिक भाषा युक्त पाठ पढ़ाएंगे तो क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास में, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है श्यामल श्यामल कोमल कोमल में कौन सा अलंकार है? ये आपका जो है अलंकार से प्रश्न पूछा गया है, यानी कि व्याकरण की आपकी जो है जान पहचान पूछी गई व्याकरण की। रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास है या फिर उपमा अलंकार है? तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सी क्यों हो जाएगा? देखिए अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, शब्द शब्द जो है बार बार रिपीट होते हैं। श्यामल श्यामल में देखिए श्या बार बार रिपीट हो रहा है, कोमल कोमल में को मा ला ला बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर कोई भी शब्द बार बार रिपीट होते हैं तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आगे बढ़ लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। देखिए आचरण शब्द में उपसर्ग क्या है? और ये आपके जो उपसर्ग प्रत्यय वगैरह हैं, ये आपसे जो गद्य और पद्य आते हैं 5-5 नंबर के, उसमें से ही आपका व्याकरण पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो कभी हम गद्य और पद्य की भी अलग से क्लास रख देंगे, जिससे कि वो 10 नंबर तो आपके ऐसे एकदम मुट्ठी में हो जाए, वो तो गलत होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए तो आचरण में उपसर्ग क्या है? तो आचरण में आप अगर लिखेंगे तो आ प्लस चरण, ठीक है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग जो किसी भी शब्द के आगे लग करके उनके मतलब अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं, और जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग पूछा है तो आ जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ शब्द जो है यहाँ पर उपसर्ग का काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं हम मैथ की ओर। अब ये सारे जो मैथ के प्रश्न हैं ये भी आपके एमपी टेट वर्ग 2 प्री एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है किसी संख्या के वर्ग का 1/4 भाग 121 है, तो वो संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन है 21, 11, 22, 23। अब ऐसे में जो जल्दबाजी में होगा वो क्या करेगा, ये देखेगा कि वर्ग तो 121 है, 121 तो 11 का वर्ग होता है और 11 लगा करके चला आएगा जल्दबाजी में। ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर पहले दिखा दें, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब ये सी आंसर सही कैसे है तो देख लीजिए। किसी संख्या के वर्ग का, यानी मान लीजिए वो संख्या x है, x के वर्ग का यानी x स्क्वायर का 1/4 भाग का यहाँ पर लगता है गुणा का चिन्ह लगता है। 1/4 भाग क्या है? 121 है। अब इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लीजिए। अब ये 4 का सीधे गुणा हो जाएगा, तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, ठीक है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो 484 किसका वर्ग होता है? 22 का वर्ग होता है। तो 22 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? फिर से बता देते हैं। एक्स स्क्वायर का 1/4 121 है, हमने 4 का गुणा किया 484 आया। यहाँ से भी आपको देखने में लग रहा होगा कि 484 किसका स्क्वायर होता है? 22 का स्क्वायर होता है। एक्स का मान निकालेंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, एक्स बराबर 22 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप आराम से प्रैक्टिस के थ्रू इसको कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पर आपको सीधे सीधे दिख जाएगा भैया कि ये जो है आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हमने स्क्रीनशॉट इसीलिए लगा दिया है। ये इसका जो है क्वेश्चन नंबर 62 था आपके एमपी टेट 24 तारीख के एग्जाम में। ये इसकी जो है क्वेश्चन आईडी दी गई है, ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है देखिए। यहाँ पर आपका जो है बॉड मास वाले प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। ऑप्शन भी आपके सामने 4 देखने को यहाँ पर मिल रहा है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, ऐसे में क्या होता है कि इसमें हम गलती ये करते हैं कि भाई इसको इधर ले जाएंगे, फिर इसको इधर ले जाएंगे, पलटेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। कुछ भी नहीं करना है आपको। ये सारे संख्या जो है ये सामने सामने कटेंगी, ठीक है। यानी कि ये ऊपर वाले से ये ऊपर वाली संख्या कटेगी, नीचे वाले से नीचे वाली कोई संख्या होगी तो वो कटेगी। अब काट लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पॉइंट आ रहा है और आंसर में पॉइंट है नहीं, तो यहाँ से आप डर जाओगे भैया पॉइंट है, क्वेश्चन में पॉइंट है, आंसर में पॉइंट नहीं, कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए 2 है, 2 से 10 कटेगा ही कटेगा, तो पहले 2 से 10 को काट लो 5 बार, ये 5 बार कट गया। अब देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आपका 10575, इसको 5 से भाग दीजिए, ये 5 से कटेगा पक्का है क्योंकि 5 लास्ट में आ रहा है। काटो, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, फिर 5 एकन 5, पचम 25, यानी 2115 आ गया। कितना आ गया इसको काटने के बाद में, 2115 आ गया। यहाँ से ये 2 चला गया, ये 5 से कट गया, ठीक है। अब देखो, अब इसको जोड़ करके देखो, क्या ये 3 से कटने वाली संख्या बन रहा है, क्योंकि ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर 3 है, यानी आमने सामने संख्या 3 से कटेगी। तो 5 और 2 7 और 2 9 जोड़ेंगे, अगर किसी भी संख्या का योग 9 आता है तो वो 3 से या 9 से कटेगी, ठीक है। अब 21 15 है, 9 आ रहा है यानी कि 9 से कटेगी। सामने यहाँ पर देखेंगे ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये 3 और 3 दिया गया है, इन तीनों का गुणा करेंगे दोनों का, तो 3 तक 9, यानी ऊपर ये यहाँ पर 9 बन रहा है और सामने वाली संख्या 9 से कट रही है, तो बस काट दो भैया। 9 से पूरा काटो, देखो 9 दूनी 18, 3 बची बनी 31, 9 तियाई 27, ठीक है, 4 बची बनी 45, 9 पंचे 45, 235 आ गया यहाँ पर सामने, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए 235। अब ये ऊपर के 3 3 चले गए हैं, ठीक है, और ये भी कट करके 235 आ गया। अब ये 2 पहले ही कट गया था क्योंकि 10 हमने काटा था। अब यहाँ पर बचा है 8 नीचे, 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 8, और सामने बचा है 235। अब यहाँ पर कैंची का गुणा हो जाएगा, 8 का गुणा 235 में कर दीजिए, तो देखिए 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 8 ती 24 4 28 हासिल 2, 8 दूनी 16 2 18, 1880 आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो में हम फिर से आपको समझा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर 1880 हो जाएगा, ठीक है। आमने सामने कटेगी, यहाँ से आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 3 तक 9, ऊपर 9 हो रहा है, सामने वाली संख्या जोड़ करके देख लीजिए 9 से कट रही है क्या, तो 7 5 12 5 17 1 18, यानी 9 से कट रही है, तो सीधे 9 से उड़ा दो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले का कैंची का गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए अगला प्रश्न है, इसको भी थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, ये भी आपका 24 तारीख का ही प्रश्न है। देखिए तो निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो इसको सीधे सीधे गुणा करना है, कोई इसमें दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पर अलग लिख दें, ये थोड़ा सा छोटा हो गया। देखिए 2/3 गुणा 1/3 गुणा 13,740, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में 0 आ रहा है, यानी कि ये आपका 5 से जरूर कटेगा, लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है। 5 से कटेगा, यानी कि अब इसको जोड़ करके देखिए क्या ये 3 से कट सकता है। 7 और 4 11, 11 1 12 और 3 15, यानी योग 15 आ रहा है, यानी ये 3 से भी कटेगा। अगर 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो इनके गुणनफल से भी कटेगा, यानी कि 15 से भी कटेगा। तो ये ऊपर की पूरी संख्या 15 से कटने वाली है, हमको पता चल गया, ठीक है। चलो काट देते हैं। अब देख लीजिए, हमको ये पता चल गया 15 से कटेगी, तो 13,740 15 से कटेगी, तो 15 हमने नीचे लिख लिया। काटो, ठीक है। 15 नम में 135, 2 बचा 24 बनी, 15 एकन 15, 9 बचा, कितनी बची 90 हो गई, ठीक है। तो 15 छक्के 90, 916 यहाँ पर आ गया, कितना 916। 916 ऊपर क्या है 2 है, 916 का 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, इसका जस्ट आ जाएगा 916 का डबल 1832, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। देख लीजिए एक बार फिर, अगर कोई संख्या 3 से कट रही है, कोई संख्या 5 से कट रही है, तो इसके गुणनफल से भी कटेगी, यानी 15 से भी कटेगी। नीचे आपको 5 और 3 यानी 15 दिख रहा है, और ये संख्या 15 से पूरी पूरी कटेगी। हमने जब इसको काटा तो यहाँ पर आ गया 916 कटने के बाद में। ऊपर आपको 2 दिख रहा है, तो 2 का इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1832 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझा रहा है इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो आप सीधे भी उड़ा सकते थे। सीधे सीधे देखिए 5 15, 15 से ही पूरा कटेगा, जो आएगा उसका डबल कर देंगे, 1832 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1832 होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया, इसको आप देखते ही उड़ा सकते हैं। इसमें साफ साफ इसने कहा है कि एक त्रिभुज है जो कि समकोण है, समकोण त्रिभुज है, जिसकी एक भुजा की लंबाई 6.5 दी है, एक भुजा की दूसरे भुजा की लंबाई 5.5 दी है, और बोल रहा है कर्ण की लंबाई आप हमें बताइए कि कर्ण की लंबाई क्या होगी, ठीक है। अब इस जो दशमलव दिए गए इनको आप दिमाग में बिल्कुल मत रखिए। हम जानते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पहले इसका स्क्वायर निकाल करके देख लेंगे। 65 और 55 मान लीजिए, ठीक है। तो 65 का वर्ग कीजिए, पहले 65 का वर्ग कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक हमने बता रखी, जिसके लास्ट में 5 हो तो 5 का स्क्वायर कीजिए 25, और 6 का इसकी अगली वाली संख्या गुणा कर दीजिए, 6 7 42, 4225 आ गया, ठीक है। उसके बाद 55, 55 का भी ऐसे ही करेंगे, 5 का वर्ग कीजिए 25, और 5 का इसकी अगली संख्या गुणा कर दीजिए 30, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 5 5 और 5 10 आ गया, 2 2 4 1 5 आ गया, 2 1 3 आ गया, 4 3 7 आ गया, ठीक है।
मतलब ये आ गया 7250 आपका यहाँ पर जोड़ने के बाद में आ गया कितना 7250। अब ये देखिए ये 7250 जो आया है वो किसका स्क्वायर होगा इन ऑप्शन में से। 75 देखिए 10 का स्क्वायर तो भाई इतना ही 1000 होगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 9.5 का स्क्वायर करके देखिए, 9.5 का स्क्वायर करना बड़ा आसान है। 5 का स्क्वायर करो 25, 9 का इसके अगले वाली संख्या से गुणा कर दो, 9 दहम में 90, 90 25 आ रहा है और अपना कितना आया था 7200 कुछ आया था, 7225 आया। ये बिल्कुल अपना आंसर नहीं होगा। 85 का स्क्वायर करके देख लीजिए, 85 का स्क्वायर कितना होता है देखिए 85 का स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर 25, 8 का 9 में गुणा करिए, 8 9 में 72, 7225। यही आपका आंसर भी निकल करके आया था। हमने इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा था, 7225 आ रहा था और ये तीसरी संख्या के यानी तीसरी भुजा के बराबर होगा और 8.5 का जो स्क्वायर है वो भी आपका 7225, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता दें, अगर किसी भी अंक के लास्ट में 5 है तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए 8.5 है, ठीक है, इसको 85 मान लीजिए, तो ऐसे में क्या करते हैं, जो लास्ट वाला अंक है 5 इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 5 का 25 ऐसे का ऐसा यहाँ पर लिख देंगे। 8 का उसकी अगली संख्या में गुणा कर देंगे, 8 के बाद में क्या आता है 9 आता है, 8 9 में 72, 72 25 आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक मिनट इसको थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा यहाँ पर कट रहा हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कट रहा होगा, है ना, क्योंकि स्क्रीन इतनी बड़ी होती नहीं है, मोबाइल पे ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, मानचित्र पर 3 सेंटीमीटर जमीन 120 किलोमीटर को दर्शाती है, तो मानचित्र पर 1800 किलोमीटर का मान ज्ञात करना है। एक कंपैरिजन वाला प्रश्न हो गया। 45 40 48 50 क्या होगा सही आंसर। तो कंपैरिजन वाला प्रश्न बड़ी सिंपल तरीके से अपन कर सकते हैं। किलोमीटर किलोमीटर को सामने लिख दो और सेंटीमीटर सेंटीमीटर को सामने लिख दो। देखो 120 किलोमीटर है, ठीक है, इसके नीचे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर 1800 किलोमीटर और इसके नीचे लिख देंगे x सेंटीमीटर। बस आप काट दो सीधे सीधे, 0 से आपका 0 चला जाएगा, 3 से काटेंगे 4 बार चला जाएगा, 4 से इसको काटिए, 4 चौक 16, बची 2 बनी 20, 4 पंच 20, 45 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। कंपैरिजन वाले प्रश्न बड़े ही आसान होते हैं। किलोमीटर किलोमीटर लिख दीजिए आमने सामने 1800 1800, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख दीजिए, यहाँ पर क्या है 3 है, इसको आपस में जब काट देंगे तो ये 45 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तुरंत आपको हम जवाब देंगे। बाकी आपको लास्ट में हम व्हाट्सएप नंबर भी देंगे, वहाँ पर आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। देखिए अगला सवाल, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन आईडी देख सकते हैं। दो संख्या है जिनका योग 38 और अंतर 2 है, तो बताइए बड़ी संख्या क्या होगी। अब इसको आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम मानते हैं बड़ी संख्या 18 है, ठीक है, तो अब अगर बड़ी संख्या 18 है, 2 का अंतर है, तो इससे छोटी संख्या क्या होगी 16 होगी। जोड़िए 6 और 8 कितना होता है 14 और 1 1 2 1 3, ये तो 34 ही हो रहा है, जबकि योग 38 होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बड़ी संख्या 20 मानते हैं, मान लीजिए बड़ी संख्या 20 है, इससे 2 कम इससे छोटी संख्या होगी, तो 20 2 कम 18 जोड़कर देखिए 38 हो रहा है, बिल्कुल सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या 40 मान नहीं सकते क्योंकि योग 38 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बड़ी संख्या 22 मानेंगे तो इससे छोटी संख्या 20 होगी, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22 और 20 42 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसको सवाल तरीके से करना चाहते हैं तो एक तरीका आपको बता देते हैं, ये आगे आपके काम आएगा। दो संख्या जिनका योग 38 है, माना वो संख्या x और y है, तो x और y का योग कितना है 38। ठीक है, और बोल रहा है इनका अंतर कितना है 2, तो x माइनस वाई का अंतर कितना है 2। अब ऐसे सवालों में क्या करते हैं आप लोग, इसका चिन्ह बदलेंगे, जोड़ें घटाएंगे, बिल्कुल कुछ भी मत कीजिए। ऐसे में अगर x और y का आपको मतलब मान ले आना है, तो ऐसे में क्या करेंगे, एक बार इनको जोड़ दीजिए, 38 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 40, 40 2 का भाग दे दीजिए, कितना आ गया 20, यानी एक संख्या आपकी 20 आ गई। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। जब 38 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 36। ठीक है, 36 में 2 का भाग दे दीजिए, कितना आ गया 18। तो दो संख्या निकल करके हमारे सामने आ गई 20 और 18। अगर छोटी संख्या पूछी तो 18, बड़ी संख्या पूछी तो 20, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये ट्रिक आपकी हर जगह काम करेगी, क्योंकि एक्स वाई का मान आपको हर जगह निकालना पड़ेगा विलोपन विधि में, मतलब आगे जो भी सवाल आएंगे आपको निकालना पड़ेगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एक बार एक्स वाई के मान में एक बार जोड़ना है, फिर 2 का डिवाइड देना है, एक बार घटाना है, 2 का डिवाइड देना है, एक्स और वाई का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न तो बहुत ही सरल है। आपसे बोला है कि भाई अंडर रूट 0.36 का मान क्या होगा, तो आप इसको 0.36 ना मानते हुए 36 मानिए। और 36 किसका वर्गमूल होता है भैया, 36 का वर्गमूल क्या होता है, तो 6 आपका 36 का वर्गमूल होता है, आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न है, एक दौड़ में एक व्यक्ति 2 मिनट 40 सेकंड में एक निश्चित दूरी तय करता है, दूसरा व्यक्ति 3 मिनट 48 सेकंड में समान दूरी तय करता है, उनके बीच समय का अंतर क्या है? यानी कि उन दोनों के बीच में समय कितना डिफरेंस है, समय का डिफरेंस। तो देखिए एक तो हो रहा है 3 मिनट 48 सेकंड में दूरी तय कर रहा है, दूसरा 2 मिनट 40 सेकंड में दूरी तय कर रहा है। बस इनको डिफरेंस पूछा है तो घटा दीजिए। 48 में से 40 गई तो कितनी बची? 8 बची। और 3 में से 2 गई, कितनी बची? 1 बची। यानी कि 1 मिनट 8 सेकंड में इनका जो है डिफरेंस होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 मिनट 8 सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, दो आदमियों की उम्र का अंतर 4 वर्ष है और उनकी उम्र का गुणनफल 165 है, तो दोनों की उम्र क्या है? एज वाले प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। दो संख्याओं की उम्र का अंतर 4 वर्ष है। देखिए ऑप्शन में किसका किसका अंतर 4 वर्ष आ रहा है। 10 और 16 का अंतर 4 होता है क्या? नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए गलत, आपका हटा दिया। 5 और 31 का अंतर 4 होता है क्या? नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी भी आपका हट जाएगा। यानी कि 2 आंसर तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब 11 और 15 का डिफरेंस 4 होता है, बिल्कुल सही है। 16 12 का डिफरेंस 4 होता है, बिल्कुल सही है। अब आपको गुणा करके देख लेना है। ऑप्शन नंबर सी का गुणा करके देखिए। 15 गुणा 11 कीजिए तो 11 पंचे 65 की 5 हाथ से लगी 6, 11 एकन 11 और 6 आपका 11 पंचे 65। हाँ ठीक है। 11 और 15 का जब आप गुणा करेंगे तो आपका 165 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी यहाँ पर की गई है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, ऑप्शन सही करना पड़ेगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भाई। देखो 15 और 11 का जब आप गुणा करेंगे तो 165 है। 11 पंचे 55 हासिल 5, 11 एकन 11, 11 5 16, 165 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सवालों को देखते ही उड़ा सकते हैं। आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं और जो बचेंगे उनका आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी डेमो वीडियो थी। आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना भाई, शेयर कर देना सभी दोस्तों के पास में, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ में ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप बता सकते हैं, और जब आपका एग्जाम होगा तो आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर ही भेजना, जो भी आपको प्रश्न याद होंगे, जिससे कि एनालिसिस करने में मदद मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन के नाम से, आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। और सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से लाइव अगर लगा देंगे इसके आगे लाइव, तो वो हमारा जो है डिस्कस ग्रुप का चैनल है। वहाँ पर आप अपनी डिस्कस भी कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं। यानी 2 टेलीग्राम चैनल है, सक्सेस जंक्शन लाइव वाला आप ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना भाई। आप लोग अपना सहयोग देंगे तो हम लगातार ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें हम आपका ईवीएस प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। ईवीएस के जो भी प्रश्न आते हैं किस तरह के, उसको सॉल्व कराएंगे। बाकी आपका बाल विकास बच्चा रहेगा, बाल विकास के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। और आपका सहयोग लगातार अच्छा रहा तो हम 5 सब्जेक्ट के प्रश्न एक साथ में 10-10 प्रश्न लेकर के आया करेंगे, और 50 प्रश्नों का आपका डेली प्रैक्टिस कराया करेंगे। ठीक है, तो आज शाम को एक और वीडियो आएगी जहाँ पर हम ईवीएस और बाल विकास को सॉल्व कर रहे होंगे, और जो ट्रिक्स होंगे, जो टैगवर्ड होंगे, उनके थ्रू आपको बता रहे होंगे कि कैसे आपको प्रश्नों को देखते ही उड़ाना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।